आज है जी हमारे पास क्लास नंबर 4 और आज हमने पढ़ना है एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर और इसकी इकसाम। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर कितनी इकसाम के होते हैं? कल हमने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया था, ट्रेंड्स जो है वो हमने पढ़े थे। आज हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये क्या चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से बना हुआ है। ये आपके पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है जो कि मार्केट में बाइंग प्रेशर शो कर रहा है। अब इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि ये मल्टीपल, आप समझ लें कि रेंज करने के बाद इस स्ट्रक्चर ने अप साइड पे अपने लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है, रेदर देन अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर को देखें जो कि अक्सर पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है। असल में इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से आपको सामना करना पड़ सकता है जब आप रियल मार्केट से डील कर रहे हों। तो इनसे आपने कैसे निपटना है, स्ट्रक्चर के कौन से एरियाज़ हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर सकती है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाती है। वैसे लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का टॉपिक अभी हमारा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर को, उसके बाद थोड़े से एडवांस्ड स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो वो इस तरह से होगा। मार्केट एक हाई लगाती है, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट देती है, फिर हाई लगाती है, फिर एक रिट्रेसमेंट होती है और उसके बाद दोबारा से एक हाई लगता है। इस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लेवल्स निकालने के लिए जो की एरियाज होते हैं ना हमारे, वो स्विंग पॉइंट्स होते हैं। हमेशा ये आपने याद रखना है। सिंपल स्ट्रक्चर में समझने के बाद हम थोड़े से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए अब आपने देखा, जब आप मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। पीछे जो कुछ भी है सारे को ना आप जेन से निकाल दें। जस्ट अब जो बताने लगा हूँ उसके ऊपर फोकस करिएगा। आपने अपना चार्ट ओपन किया, देखा मार्केट इधर खड़ी है। अब आप क्या करते हैं, नियरेस्ट करीब तरीन जो सपोर्ट है और करीब तरीन जो रेजिस्टेंस है उसको निकालना है आपने। अब बड़े टाइम फ्रेम में कम से कम H1 का या H4 का, या अगर बहुत ही नीचे हैं तो M30 का लेवल होना चाहिए एक बिगिनर के लिए। इससे छोटे लेवल्स पे आपने नहीं जाना। लेट्स से कि ये वाला जो चार्ट हमने मार्क किया है ये M30 का चार्ट है। अब इस M30 के चार्ट में आपने देखा कि ये आपके पास करीब तरीन सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया हुआ है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला लेवल, ये वाला प्राइस लेवल इतना पावरफुल है कि इसने अपने प्रीवियस उस पॉइंट को, जहाँ से मार्केट पिछली दफ़ा ऊपर जाने में नाकाम हो गई थी, उस लेवल से नीचे गिर गई थी। इस लेवल से इतनी बाइंग आई कि इस लेवल ने उस प्रीवियस लेवल से भी ज़्यादा ऊपर तक प्राइसेस को भेज दिया, यहाँ से प्राइसेस को ब्रेक करवा दिया टू दी अपसाइड। अब इम्पोर्टेंट लेवल आपके पास ये वाला होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक हम पढ़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होंगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक ये वाला लेवल भी आपके पास सपोर्ट का होता है। जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स को जो है पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ कि जब मार्केट एक ट्रेंड अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेट्स से कि पहले ये बेयरिश ट्रेंड था और यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, अपने ब्रेकर ब्लॉक से ही ये जो है ना इसी लेवल से दोबारा उठ जाएगी, इसी को टेस्ट करके, क्योंकि अभी अभी इसमें प्रेशर ज़्यादा है। ये जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगी, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट देगी इस तरह। ट्रेंड ऊपर, बड़ी एक्सपेंशन, छोटी रिट्रेसमेंट, बड़ी एक्सपेंशन, छोटी रिट्रेसमेंट, बड़ी एक्सपेंशन, इस तरह, क्योंकि अभी अभी उसमें प्रेशर ज़्यादा, पावर ज़्यादा बाइंग की। बट जब एक ट्रेंड किसी डिग्री तक डेवलप हो जाता है, यानी कुछ देर हो जाती है उस ट्रेंड को चलते हुए, उसको मज़ीद लिक्विडिटी अब चाहिए है, तो वो क्या करेगा, फिर उसमें रिट्रेसमेंट बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाएंगी, या एक्सपेंशन छोटी हो जाएंगी, या फिर वो बिल्कुल ही ऐसे कंसोलिडेशन की तरह का एक अप स्लोपी सा स्ट्रक्चर बना देगा ऐसे। ठीक है, ऐसे अब आपने सिनेरियो के अंदर क्या रिएक्शन देना है। ऐसे सिनेरियो के अंदर आपने इस ब्रेकर ब्लॉक को, जब एक ट्रेंड जो है बिल्कुल थक चुका है, इस ब्रेकर ब्लॉक को आपने नहीं लेना फिर सपोर्ट के तौर पे, आप इस स्विंग पॉइंट को ही लेंगे। ठीक है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ये ब्रेकर ब्लॉक भी सपोर्ट है, ये स्विंग पॉइंट भी सपोर्ट है। इसी तरह यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक भी सपोर्ट है, ये आपके पास ये भी सपोर्ट है। यानी ये ब्रेकर ब्लॉक, इसको आप ना बोलें, इसको कहते हैं कि ये पहले रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, और अब ये
इसको जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट बन जाएगी। आप इसको RBS जोन भी कह सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आपने एरियाज सारे निकालने हैं। ये आपके एरियाज निकल आए, ठीक है, इस तरह से। अब आपने इसमें से ट्रेड ढूंढनी है तो वो आपने जस्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर से ढूंढनी है, बाकी कहीं से कुछ भी होता रहे आपने कोई रिएक्शन नहीं देना। पहली चीज़ जो अभी से आपको कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ आपने अपने निकाले गए सपोर्ट और डिमांड के जो एरियाज हैं अप ट्रेंड के अंदर उन्हीं पे फोकस करना है, और अगर डाउन ट्रेंड है फिर आपने अपने सप्लाई के एरिया के अंदर फोकस करना है जो नियरेस्ट सप्लाई है या रेजिस्टेंस आप उसको कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से सीधी ऊपर चली जाए या फिर इधर से सीधी नीचे गिर जाए, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज़ क्लियर होगी कि आपने ट्रेड कहाँ से करनी है, कौन से लेवल है। सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर हमने सीख लिया कि जो ब्रेकर ब्लॉक है या हमारे पास जो एक्सट्रीम स्विंग पॉइंट या फिर POI जिसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से यानी इतना इंटरेस्ट आया था प्राइसेस में कि इसने अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक कर दिया था, तो इस लेवल से या फिर इस लेवल से हम यहाँ से ही जस्ट ट्रेड फाइंड करेंगे, इधर से ही अपनी बाय या सेल के ट्रेड को प्लेस करेंगे। इतना क्लियर है तो ज़रा चैट बॉक्स में डन लिख दें। आगे हम अपने थोड़े से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं और फिर मैं आपको मज़ीद एडवांस लेवल की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी सी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। जस्ट यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने से पहले इधर डबल बॉटम बनाया हुआ है कि ये भी सपोर्ट है कि ये थोड़ी सी नीचे भी सपोर्ट है। अब दो सपोर्टें आ गई, अब क्या करेंगे ऐसे सिनेरियो के अंदर, क्या करेंगे। यहाँ पे आपके पास चूंकि मार्केट जब ये स्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी तो इधर कंसोलिडेशन हुई हुई है, ज़्यादा कंसोलिडेशन है रैदर देन इस लेवल के। यहाँ पे जस्ट नीचे आई थी, ऊपर उठ के इसको ब्रेक कर दिया था। अब इधर इसने चूंकि डबल बॉटम बनाया हुआ है, डबल बॉटम बना के जो एक इस तरह का साइन है ये वाला, ऑफ कोर्स ये बाइंग का साइन होता है, तो डबल बॉटम बना के जब ये ऊपर गई है, प्राइस पुल बैक पैटर्न है ये वाला जो है ना, इस तरह जैसे ये यहाँ पे बनाया हुआ। दूसरा जो इसका हाई है, सॉरी ड्राइव है, सेकंड ड्राइव जो है यहाँ से नीचे, ये फर्स्ट ड्राइव थी यानी फर्स्ट इसका पुल बैक था, यहाँ तक था, और ये सेकंड पुल बैक है। इसी रेंज के अंदर सेकंड पुल बैक फर्स्ट पुल बैक के लेवल को टेस्ट करने में भी नाकाम हो गए, यानी इस तरह ये फर्स्ट पुल बैक जो है सेकंड पुल बैक को लेवल को एग्जैक्ट टेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से, यानी बाइंग प्रेशर चूंकि ज़्यादा था इस वजह से थोड़ा सा ऊपर से ही प्राइसेस वापस चली गई। ये इसके पीछे कंटेक्स्ट है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मोहतात रहना है। हमें पता होगा कि यार यहाँ से जो है ना प्राइस के ऊपर जाने के, यानी अगर मार्केट इस तरह नीचे आएगी यहाँ से, तो इधर से ये वाला जो इतना एरिया ना, इधर किसी इतने से एरिया में कहीं ना कहीं हमें मार्केट साइन देगी जहाँ से ये दोबारा ऊपर को एक वेव लगाएगी, ऊपर को रिट्रेसमेंट देगी, या कम से कम इधर से कोई ना कोई हलचल ज़रूर होगी। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ डिमांड है। अब यहाँ पे आपने अपना लेवल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये डिपेंड करता है उस स्पेसिफिक प्राइस एक्शन के ऊपर जो यहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है इस इतने से एरिया के अंदर। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रिएक्शन देती है वो ये वाली वेव होगी। ये यहाँ पे जो लास्ट मूव ये नीचे को लगा हुआ है ना, ये वाली वेव वो वेव होगी जहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स होगी, यानी लास्ट ऑर्डर फ्लो टू द सेल साइड, ये वाली वेव। अब इसके अंदर फिर आपको डिफरेंट सप्लाई या डिमांड के एरियाज होते हैं, वो सप्लाई डिमांड भी हमने आगे पढ़ना है कि सप्लाई और डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उधर से मार्केट ये एग्जैक्ट आपको टेस्ट देगी। मिसाल के तौर पे आपको एक मैं एग्जांपल देता चलूँ, जो यहाँ पे आप इतनी सी चीज़ देख रहे हैं ना, ये यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है। अब मान के चलते हैं कि इधर एक मॉर्निंग स्टार बनाया था प्राइसेस ने, इधर से नीचे गिर रही थी, सेल की कैंडल्स थी इस तरह से, नीचे आके एक डोजी बनती है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाती है, यानी ये वेव आने से पहले यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है जो कुछ इस तरह से होती है देखने में। ठीक हो गया जी, ये हम इस तरह के ले लेते हैं। अब जिस वक्त प्राइसेस यहाँ से नीचे गिरती हुई आ रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये डोजी की जो बॉडी वाला लेवल है ना, ये एरिया ऑफ एक्विलिब्रियम है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से ज़्यादा चांस है कि प्राइसेस को जस्ट टेस्ट करके दोबारा ऊपर जाएंगी। ठीक हो गया जी। इसकी मैं आपको कोई ना कोई लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि इस डोजी के लेवल को प्राइसेस टेस्ट करके रिएक्शन देती हैं और उसके बाद जो है इधर रिवर्स हो जाती हैं, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती हैं, या फिर
वहाँ से एक रिट्रेसमेंट देने के बाद दोबारा उस एरिया को ब्रेक करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विलिब्रियम के लेवल से आपको कुछ ना कुछ मूव जो है वो देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम की, तो इधर अगर हम देखें तो ये सपोर्ट का लेवल था, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, सक्सेसफुली इस एरिया को टैप करेंगी, इस ग्रीन डोजी के लेवल को एग्जैक्टली इन्होंने टैप करना है। अच्छा जी, और स्टिल इसके अंदर बाइंग प्रेशर मौजूद है, क्योंकि ये भी एक पुल बैक तरह का पैटर्न है, इसने इसके लेवल को जस्ट टेस्ट किया और फौरन ऊपर जा रहे हैं, ये भी बाइंग प्रेशर इसमें मौजूद है। हम अपनी जो एग्जांपल यहाँ पे देखने आए थे वो एक इवनिंग स्टार का जो है ना वो हम यहाँ पे ढूंढने आए हैं कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार को प्राइस ने टेस्ट किया हो और उसके बाद दोबारा वो फौरन से नीचे गिर गई हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे आंखों के सामने एक ये पड़ा हुआ है, हमारे पास ये एक डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल के बाद हमारे सामने एक बड़ी रेड कैंडल जो कि एक इवनिंग स्टार का सक्सेसफुल पैटर्न बनाए हुए है। अब प्राइसेस ऊपर गई हैं, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इन्होंने टेस्ट किया, एग्जैक्ट इस लेवल को टेस्ट किया है, इससे ऊपर तो नहीं गई, टेस्ट किया और इस डोजी लेवल जो इसके पीछे डोजी है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है नॉर्मल केसेस में, लेकिन इस केस में चूंकि ये विक यहाँ तक लगी हुई है तो फिर इस विक के ऊपर कंजर्वेटिव तरीके से जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पे आता है। बट इधर आके हमने साइन देखना होता है, जो हमें साइन मिले अपने मतलूबा एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पहले तो प्राइस ऊपर जा रही थी तो मोमेंटम बुलिश था ना, इधर इस एरिया के ऊपर हम सेलिंग की एक्सपेक्टेशन तो लगा के बैठे हुए हैं, अगर यहाँ से बाय किया हुआ था उसकी भी इधर प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, बट इधर से सेलिंग करने के लिए हम फिर इधर साइन देखेंगे, जब प्राइस इधर पहुंचेगी ना इस एरिया के अंदर तो फिर इधर से हम साइन देख के फिर सेलिंग करते हैं। तो वो भी आपको चले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन सा साइन होगा या कैसे। ये हम टाइम देख लेते हैं 11 सितंबर और ये हमारे पास प्राइसेस हैं यहाँ पे तकरीबन शाम के टाइम है। तो चलें इस एरिया को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इधर अच्छा कौन सा ऐसा साइन मिला था जिसके बाद मार्केट ने इतना नीचे को जो है ना वो मूव दे दिया। इधर इसको हम एज अ रेजिस्टेंस ले लेते हैं। लाइव मार्केट है, कोई मैंने आपके लिए वो निकाल के नहीं रखी हुई चीज़ें। इसमें हम देखते हैं, हमें M5 में जाते हैं, पहले जो है बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम की अप्रोच वहाँ जाते हैं। अब M5 के अंदर ये क्लियर कट साइन है और हम M5 के अंदर हमारे पास जो सप्लाई का एरिया वो ये वाला था, ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल है पूरी की पूरी, ये हमारे पास एक सप्लाई का एरिया है। ठीक है, सप्लाई के एरिया में पहुंचने के बाद प्राइसेस ने क्या किया, एक लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल बना दी और अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करें तो वॉल्यूम में भी हमें यहाँ पे कोई साइन दे रहा हो तो वॉल्यूम भी हमें साइन दे रहा है इस कैंडल के अंदर, जिसने लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे जो एनगल्फिंग कैंडल बनी है इसको आप एनगल्फिंग बोल सकते हैं, चूंकि इसने इसके ऊपर वीक लगाई हुई है, लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर से ली हुई है। दैट्स वाई आप इसको भी एनगल्फिंग जितना इंपॉर्टेंट ले सकते हैं कि एक कैंडल जो पिछली कैंडल को पूरा निगल ले, एनगल्फ कर ले, वो एनगल्फिंग होती है। बट काम इसका जो है ना उस एनगल्फिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये उससे भी ज़्यादा काम करती है, ये जिसके ऊपर वीक है। और इसमें वॉल्यूम अगर हाई हो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कुछ पब्लिक वीडियोज में भी ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा मैं मज़ीद डिटेल से बता दूंगा जब हम सप्लाई डिमांड पढ़े होंगे ना, तब ये टॉपिक आएगा। अभी हमने जस्ट ये देखा कि एरिया ऑफ एक्विलिब्रियम से प्राइसेस किस तरह रिएक्ट करती हैं। M5 के अंदर यहाँ पे हमें क्लियर कट एक साइन मिला। M3 के अंदर देखते हैं, M3 के अंदर यहाँ पे कौन सा साइन था, यहाँ पे M3 के अंदर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये साइन जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये बनता है मार्केट के टॉप के ऊपर, और इसकी अगर क्लोजिंग पिछली कैंडल के इन साइड आके हो जाए तो यहाँ से आपको अच्छी सेल मिलती है। तो वो सेम चीज़ अब मैटर ये नहीं करता कि ये M3 में बने, M1 में बने, M5 में बने, मैटर करता है कि वो एग्जैक्ट आपके सप्लाई या डिमांड के एरिया में बनना चाहिए, फिर आपने उसके ऊपर रिएक्शन लेना तो एक रिस्क है ना, कहीं से भी 100% तो कन्फर्म कहीं से भी नहीं होगा, बट आपने एक रिस्क लेना है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, हाई होगी, रेदर देन ऐसे ही रैंडम बाइंग या सेलिंग करने के। हमने एक चीज़ पढ़ी कि अपने स्विंग पॉइंट के ऊपर से स्ट्रक्चर के जो लेवल्स हैं वहाँ से ट्रेड करनी है और उधर एरिया ऑफ एक्विलिब्रियम ढूंढ लेना है। अगर वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग स्टार है तो उधर से आपने ट्रेड लेनी है, जैसे हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने एक एग्जांपल यहाँ पे अभी ड्रा की थी और उसको हमने डिस्कस किया था, तो मे भी ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम जाते हैं अपने एक मैंने आप लोगों के लिए PDF डिज़ाइन किया जिसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लें जी, ये है आपके सामने। अच्छा, इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा इसको पास करते हैं और इधर देखते हैं। सिंपल आपके सामने बुलिश स्ट्रक्चर जो है ना वो मार्केट का इस तरह से होगा, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी है। सिंपल बेरिश स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरह होगा, मार्केट क्लियर कट लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई जा रही होगी। अच्छा, इधर मैं आपको आज फिर बता देता हूँ, कल भी बताया था जब हम ट्रेंड्स को पढ़ रहे थे। आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर
जो सबसे ऊपर स्विंग पॉइंट होगा ना, जो ये हमारे पास स्विंग पॉइंट है, इसको बोलेंगे हायर हाई, इस तरह, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। हायर सबसे ऊंचा, हाई सबसे ऊंचा हाई, ठीक है, ऊंचे से ऊंचा हाई ये आपके पास होगा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास है हायर लो, क्योंकि ये पिछले लो से हायर पॉइंट पे है, इस वजह से आप इसको हायर लो कहेंगे। है तो ये लो ही ना, अप ट्रेंड के अंदर इस तरह जो ये वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं लो, और ये इसकी चूंकि शेप ऊपर को है, ये ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, इस वजह से हम इसको लो बोलेंगे। और ये पिछले लो से चूंकि हाई होगा हर दफ़ा, इस वजह से हम इसको हायर लो बोलेंगे। ये भी आपके पास हायर हाई है, ठीक है। इनके नाम याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। जो इनका कंटेक्स्ट होता है बैकएंड पे, जो चीज़ें काम करती हैं, उनके ऊपर हमारा ज़्यादा मकसद होता है फोकस करना, वरना इन चीज़ों के ऊपर नाम याद करवाने पे जो है ना हम टाइम गुजार के कहें जी ठीक है कोर्स ख़त्म हो गया। इसको इतना ही रखते हैं और कंटेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा। जब हम बात कर रहे हों डाउन ट्रेंड की, उधर क्या होगा, इधर होंगे लोअर लोज और लोअर हाइज। लोअर लो कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे हायर हाई सबसे ऊंचे से ऊंचा हाई था, इसी तरह यहाँ पे लोअर लो सबसे नीचे से निचला जो पॉइंट है वो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लो ये पॉइंट है, इसको हम डबल एल से जो है ना वो शो करते हैं। और हायर लो हमारे पास कौन सा है, ये वाला, सबसे लो ये पॉइंट है, और पिछले लो से जो नीचे है हमारे पास, इसको आप लोअर हाई या हायर लो भी कह सकते हैं। ये सेम चीज़ इसके साथ मैच करती है, तो हम इसको यहाँ पे मैच नहीं करते, डिफरेंट तरीके से ही लिखते हैं। हम इसको कहेंगे लोअर हाई, चूंकि ये समझने के लिए भी आसान है और पिछले हाई से ये नीचे है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये लो है यानी नीचे है पिछले हाई से, तो इसलिए हम इसको लोअर हाई का नाम दे देते हैं। अब आपका इन नामों को याद करने से कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, और याद कर लें तो बेस्ट है। आपने ट्रेड जो करनी है ना, ट्रेड प्लान होगा हमारा, वो जस्ट इन्हीं एरियाज से होगा, हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज से, ठीक है। अगर अप ट्रेंड हुआ करेगा तो हमारी जो ट्रेड है वो मैक्सिमम हुआ करेगी हायर लो से, इस पॉइंट से। अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड हुआ करेगा तो हमारी ट्रेड हुआ करेगी लोअर हाई से। जब ये मार्केट पुल बैक देगी, ऊपर जाएगी, तो यहाँ से फिर हम सेल करेंगे। ये हमारा ट्रेड प्लान हुआ करेगा। चलें इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल तो हमने एक्सपेक्टेशंस लगा ली कि देखें मार्केट जो है ना वो ऐसे सीधी सीधी ऊपर जा रही होती है, पहले ऊपर गई, नीचे आई, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया पहले वाला। अब यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो इसको कहते हैं, ये वाला जो आपके पास हुआ है ना, स्विंग पॉइंट से ऊपर मार्केट ने जाके क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट एक चेंज ऑफ करेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट होता है, वो कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फिर बता देता हूँ। आपके पास कन्फर्म जो है ना, कन्फर्म आपके पास जो यहाँ पे हायर लो है वो ये वाला है, ये पॉइंट है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं देती, यहाँ पे आके वापस चली जाए, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने ये नहीं समझना कि अब जो है वो ट्रेंड मतलब सेलिंग है तो यहाँ से जाके सेल कर दें, क्योंकि स्टिल मार्केट जो है ना वो बुलिश है। आप तब तक सेल नहीं करेंगे, किस एरिया से, इस एरिया से, जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर से रिएक्ट करती हुई नीचे गिरे, इतनी नीचे गिरे कि पिछले स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दे। जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर आप इसको कहेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, या इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको MSS भी बोल सकते हैं, इसको आप जस्ट MS भी बोल सकते हैं, यानी मोमेंटम शिफ्ट, या आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं। जब मार्केट स्विंग पॉइंट के नीचे आके क्लोज कर दे, ये मैंने आपको चीज़ कल भी बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स विल बी ईजी फॉर अस। अच्छा, इसी तरह आपके पास बेरिश स्ट्रक्चर में होगा, मार्केट बेरिश है। अब आपने देखा कि इसने अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट को ब्रेक किया हुआ है। मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो। लाइव मार्केट में ना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है, इसलिए ये चार्ट के थ्रू पहले समझा लेना और बाद में उसको डिस्कस कर लेना, ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब इस चार्ट को जब आप देखेंगे, इतना ईजी चार्ट बना हुआ है, इसमें आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी पड़ी है, आप इधर से सेल नहीं करेंगे, किसी भी सूरत सेल नहीं करेंगे। आपने सेल करना है, आपका रिस्क होना चाहिए इस एरिया से जो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, और एक ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का नाम आप इसको देते हैं। इसको भी आप ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक से मुराद वो एरिया होता है जहाँ पर ऑर्डर्स लगे पड़े होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स पड़े होते हैं स्मार्ट मनी के या इंस्टीट्यूट्स के, इसलिए उसको ब्लॉक का मतलब होता है कि डब्बा, ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर्स बाय के या सेल के, इसलिए उसको बोलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के क्या रूल्स होते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट होता है, कौन सा सही से काम करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे।
यहाँ पे आपके पास जस्ट दो एरियाज हैं सेल के लिए, एक ये और एक ये। अब इधर क्या होगा, मार्केट ऊपर जाती है तो आप यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करेंगे, ये नहीं कि ये ऊपर जा रही है तो आप यहाँ पे बाय कर लें। नो, बाय आप तब तक नहीं करेंगे जब तक ये यहाँ से ऊपर जाए। आपने मिसाल के तौर पे इधर से सेल कर लिया, आपको साइन मिला, इधर इवनिंग स्टार वगैरह बना, इधर आपने देखा छोटे टाइम फ्रेम में, आपको प्राइस एक्शन बता देगा ना। जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना, आपको आइडिया हो जाया करेगा कि यहाँ पे ये सेल होनी है या नहीं होनी। फिर आप अब सोच रहे होंगे कि यार इधर से तो हमने सेल करना है, तो अगर इसको शिफ्ट होना है तो फिर तो ये ऊपर चला जाएगा। तो भाई अगर ऊपर जाएगा तो फिर इधर से आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा ना, फिर आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। अब इधर से मार्केट ऊपर जाती है, आपका स्टॉप लॉस मिसाल के तौर पे ये ले जाती है, बट सीधी ऊपर नहीं जाएगी, आपको फिर भी कुछ ना कुछ दे के जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप वाइक ऑफ सीख लेंगे ना तो आपका स्टॉप लॉस कम ही लगेगा, ब्रेक इवन लग जाया करेगा या फिर टेक प्रॉफिट ही लगेंगे। स्टॉप लॉस बहुत कम रेशो होगी अगर आप एग्जैक्टली वाइक ऑफ को फॉलो करेंगे। मार्केट ऊपर जाती है, अपने स्विंग पॉइंट पे यहाँ पे जाकर थोड़ी सी ट्रेस बैक करती है, यहाँ पे कुछ रेंज करती है, ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सीधा ऐसे तो ब्रेक नहीं ना करती होती, सारी बात है, सप्लाई का एरिया, वहाँ से रिएक्ट तो उसने देना ना, मतलब आंखें बंद करके क्या देने वाली बात है ये तो। यहाँ पे जाती है, रिएक्शन देती है, थोड़ा सा इधर ऐसे रेंज ही बनाती है और इसको ब्रेक कर देती है। अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा मार्केट का, जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टू दी अप साइड। और फिर हम क्या करेंगे, अब जिस वक्त के हमारे पास यहाँ पे मार्केट इधर गई, इधर से थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर इधर से अप गई, यहाँ पे जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अपने इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया, इस वाले को, और फिर इस स्विंग पॉइंट से मार्केट दोबारा नीचे को वापस आएगी रिट्रेसमेंट के लिए। जब नीचे को आएगी तो फिर चूंकि अब इस स्विंग पॉइंट से मार्केट शिफ्ट हो चुकी है ऊपर को, अब लास्ट टाइम ये जो कंसोलिडेशन बना के गई थी ना ये, अब आपके पास ये एरिया होगा बाइंग के लिए। यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस लगा था, एक स्विंग पॉइंट पे आपने या एक सप्लाई के एरिया पे रिस्क लिया था, आपका स्टॉप लॉस लग गया 10 पिप का, 15-20 पिप का स्टॉप लॉस लग गया। अब जब मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया बाय साइड पे, इस स्विंग पॉइंट को ऊपर को ब्रेक करके क्लोज कर दिया, कंसोलिडेट भी यहाँ पे करके गई, आप नीचे आएगी तो यहाँ से आप बाय करेंगे और फिर आपका पहला टारगेट ये रिसेंट क्रिएटेड हाई होगा, जिससे आपका ये लॉस भी रिकवर हो गया होगा 15-20 पिप का जो लगा होगा, और आप बल्कि प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, चूंकि रिस्क रिवार्ड रेशो ऑलवेज मैटर्स और हम साइंस जो बनते हैं उनको देख के ट्रेड करेंगे तो हमारा ऑलवेज जो प्रॉफिट रेशो है वो ज़्यादा होगा। ये टारगेट आपका होगा, चूंकि अभी ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, अब इसने ये टारगेट हिट करके ऊपर जाना है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा इधर फिर ऊपर, आपको यहाँ से अच्छा खासा रिवार्ड मिलेगा। ट्रेंड शिफ्ट होने के ऊपर किस तरह ट्रेड ली जाती है ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझाया। समझ आई है या नहीं आई, ज़रा रिएक्शन वगैरह कर दें, चैट बॉक्स में बता दें। नेक्स्ट फिर जो है ना हम मूव करते हैं अगली चीज़ के ऊपर, जहाँ पे हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को भी डिस्कस करना बाकी है। सर एक दफ़ा मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि आप स्विंग पॉइंट और स्ट्रक्चर जो शिफ्ट होता है इसके ऊपर थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी एक आध एग्जांपल दे बिल्कुल जी देगा। बिल्कुल, यहाँ पे आते हैं, हमारे पास लाइव मार्केट है, इसको एक दफ़ा सारे को क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे पास ड्राइंग्स वगैरह हुई हुई हैं, टाइम फ्रेम हम हमारे पास शिफ्ट करते हैं 15 मिनट पे, और यहाँ पे देखते हैं स्विंग पॉइंट्स कौन से हैं और स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह कैसे होता है। अच्छा जी, M15 के अंदर हमारे पास जितना स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इधर हमारे पास क्या हुआ है, वॉल्यूम को हाइड कर लेते हैं। लाइव एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये है जी, एक चीज़ मौजूद है, इसको हम ले लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था अप साइड पे। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट बुलिश थी, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने किया था। अब इसके मुताबिक ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये कहाँ से हुआ है, जो इसने ये डिमांड शो की है ये कहाँ से हुई है, इस एरिया से, इस वाली सपोर्ट से, ये जो विक लग के यहाँ से ये इसने ब्रेक किया ना। हालांकि दो कैंडल्स का ऊपर क्लोज होना लाजमी होता है, बट अगर हम इसको हम 5 में देखेंगे ना तो ये क्लोज ही होगा, दो कैंडल इसके ऊपर नॉर्मली ना, मेरा ख्याल है कि होंगी क्लोज ही, तो ये हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एग्जैक्टली वहाँ पे काफ़ी कैंडल्स क्लोज हुई हैं, तो इसको हम ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था अप साइड पे। किस एरिया से था, इस एरिया से, इस वाली सपोर्ट से। तो अब हम क्या करते हैं कि सपोर्ट को ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स निकाल रहे हैं ना, स्विंग पॉइंट्स के लिए ये तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसको जो है ना टेस्ट करके उसको ब्रेक किया था, हम इसको ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब जिस वक्त मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट के नीचे आके क्लोजिंग दे दी, वापस 15 मिनट में चलते हैं, ईजी होगा थोड़ा सा समझना। अच्छा, अब जिस वक्त यहाँ पे नीचे क्लोजिंग होगी, इस विक के नीचे मार्केट ने आके क्लोज कर दिया, इसको हम ऐसे ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल दें, लिख देते हैं। अब क्या हुआ कि
जिस स्विंग पॉइंट इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था ना, उस स्विंग पॉइंट के नीचे आके इसने क्लोजिंग जब यहाँ पे कर दी, तो अब मार्केट क्या हो गई, बेरिश। अब हमारे पास यहाँ पे दो एरियाज हैं जो सप्लाई के हैं। पहला एरिया ये लास्ट वेव के अंदर, जो ये बाय की वेव ऊपर को गई थी ना नीचे आने से पहले, इसमें ये लास्ट बाय की कैंडल हमने ले लेनी है तो वैसे ओवरऑल ये जो सेल की कैंडल है ना दरम्यान में, ये भी सप्लाई की ही कैंडल है, बट हम यहाँ पे कंजर्वेटिव तरीके से जो है ना इस लास्ट कैंडल को ले लेते हैं। अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई हमें हर उस एरिया का पता होना चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप इस पे जाएंगे ना कि ये भी सप्लाई है, ये भी डिमांड है, ये भी है, ये भी है, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। आपने सबसे अच्छी, मतलब अगर हम इसको लेंगे तो इधर से अगर हम ट्रेड कर रहे होंगे इस लेवल से, तो इधर स्टॉप लॉस होगा, बड़ा होगा, इसलिए हम इस लेवल ही ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सोच के कभी आपने परेशान नहीं होना कि यार ये भी लेवल था, इधर से भी ट्रेड बनती थी, इधर से भी बनती थी, तो ऐसा नहीं आपने सोचना। क्योंकि इधर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल थी ना, इस वजह से यहाँ पे देखें पहले इसको टैप करते ही, इस रेड कैंडल को टैप करते ही मार्केट नीचे गिरी है, फिर यहाँ पे रेंज की है, तो इसी की वजह से है। यहाँ पे शायद हमने ट्रेड भी की थी इस ब्रेकर ब्लॉक पे किसी दिन, पता नहीं, वो मुझे खैर याद नहीं है। तो अच्छा, अब स्विंग पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ से हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ये मार्केट स्ट्रक्चर ने शिफ्ट किया था डाउन साइड पे, पहला जो हुआ था। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं इसको लेके, यहाँ से देखते हैं कि ये देखें हमारे पास मार्केट आई है, इस एरिया को टैप करते ही यहाँ से दोबारा नीचे गिरी है, टैप कितने पिप्स का मूव दिया इधर से, यहाँ से हमारे पास ये मूव आया हुआ है सपोर्ट तक, ये 120 या 130 पिप का मूव है ये, ठीक है। अगर इसको नीचे तक एग्जैक्ट मार्क करेंगे तकरीबन 140 पिप का बनता है, यहाँ से टॉप से बिल्कुल बॉटम तक ये 140 पिप बनते हैं। लेट्स से इसमें आपका 40 पिप का स्टॉप लॉस भी था, अगर यानी आपने ये साइन वगैरह देखने के बाद यहाँ पे कुछ किया, तो फिर भी आप यहाँ पे 100 पिप प्रॉफिट में, यानी तकरीबन 1:2 या 1:3 तक प्रॉफिट में होंगे। अगर हम इसको M5 में देखें ना, यहाँ पे आके, तो इधर आपको कोई साइन मिला है जिसपे आपने सेल करना था, एग्जैक्टली आपके पास ये साइन है, ये जो कैंडल है ना, इसमें वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल हाई वॉल्यूम है, ये आपके पास सेल का सेटअप होता है, इसके ऊपर जस्ट 3-4 पिप्स ऊपर स्टॉप लॉस होता है, यहाँ से आप सेल करते हैं और आपके पास टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट का एरिया होता है, ये सपोर्ट फर्स्ट है 2504, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये है सेकंड टीपी ये होता है आपका, ठीक है। ये तरीका है स्विंग पॉइंट्स के ऊपर जाकर ट्रेड करने का। आपको समझ आई इस चीज़ की नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चन किया था स्विंग पॉइंट के ऊपर लाइव दिखा दें, समझ आ गई नहीं आई? सर समझ आ गई है, बस स्पोर्ट्स को ये जो अभी आपने बताया कि ये स्पोर्ट्स, इस स्पोर्ट्स की वजह से हमने जो ट्रेड हमें कंफर्म हुआ कि हमने सेल की ट्रेड करनी है, ये स्पोर्ट्स हमें कैसे फाइंड करेंगे? सपोर्ट की वजह से सेल तो नहीं ना करना हमने, हमें कौन सी सपोर्ट आप कह रहे हैं यहाँ पे, कौन सी है? मैंने तो कोई सपोर्ट नहीं नहीं सर, नहीं ये जो आपने ये जो स्विंग ये यहाँ से जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जी ये जो आपने ये M15 की ये जहाँ पे आपने मार्क किया है, जहाँ पे एंड मार्क एंड है, तो नीचे से आपने कुछ वो रेड कैंडल जो हमें इशारा दे दिया कि यहाँ से हम सेल करेंगे। अच्छा, आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं या इस चीज़ की बात कर रहे हैं? इस चीज की बात कर रहा फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड ये जो इवनिंग स्टार सेकंड बना है, ठीक जो है इवनिंग ठीक है स्टार ठीक बना है हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करें कि यहाँ पे सेल कैसे करना है हमने, सेल का कैसे हमें पता चलेगा, ये सवाल है आपका? जी सर। अच्छा, वो जब जी हम सर। माइक ऑफ पढ़ लेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ये वॉल्यूम का साइन है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर। वैसे जो एसएमसी पे काम करेगा बंदा, उसका तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एसएमसी पे जो काम करने वाला बंदा, या तो वो अग्रेसिव यहाँ पे आके बस ऐसे सेल करना शुरू हो जाएगा, या फिर वो कहेगा पहले वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ना मोमेंटम शिफ्ट देखेगा, तो मोमेंटम शिफ्ट भी शायद हमें यहाँ पे मिला हुआ होगा या नहीं भी मिला हुआ, लेकिन वाइक ऑफ का यहाँ पे क्लियर कट साइन है जिसकी बेस पे हम तो ट्रेड कर सकते हैं। वाइक ऑफ ट्रेडर यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड कर सकता है वेरी इजीली, बट ओके सर। स्मार्ट मनी के कंसेप्ट वाला जो बंदा है ना, वो कम से कम इस रेड कैंडल के नीचे ब्रेक होने का वेट करेगा, यहाँ पे फिर उसकी जो है ना वो, इसी की बात कर रहा था मैं सर। जी जी। तो आपने मतलब वाइक ऑफ जब पढ़ लिया तो यार ये चीज़ें फिर आपके जहन में ये सवाल आएगा नहीं, वेरी इजी हो जाएगा। वाइक ऑफ ट्रेडर के लिए ये एक बड़ी अच्छी ट्रेड है, 99% एक्यूरेसी वाली ट्रेड है, जिसमें वॉल्यूम देखें बिल्कुल हाईएस्ट वॉल्यूम है, पिछली कितनी ज़्यादा कैंडल से हाई वॉल्यूम है। इसके ऊपर तो अगर कहें ना कि 80-90% मार्जिन लगाना तो भी गलत नहीं होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और यहाँ पे भाई आपका मतलब अच्छा टारगेट है। अगर यहाँ पे PNL लगाएं तो कितना अच्छा बनेगा देख लेते हैं। इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई है, और इधर इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आता है इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है जी, 4-5 पिप ऊपर कर देते हैं, और आपका टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आता है। तो ये आपकी 3.3, यानी अगर आपने 10 रुपये का रिस्क लिया तो भाई आप 33 रुपये कमाएंगे, और अगर TP2 भी आप ले लेते हैं यहाँ तक तो भाई आप 10 रुपये का रिस्क लेके यहाँ पे वेरी इजीली 48 रुपये बना सकते हैं। तो मतलब इससे अच्छी और क्या ट्रेड होगी आपके लिए, कौन सा मेथड होगा इससे अच्छा? अच्छा भाई, वाइकआउट के साथ से अपथरस कैंडल हुई ना?
वैसे ज़रा एडवांस पूछ जी लूँ, जी जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, ठीक एब्सोल्युटली, ये अपथस्टी है और इसको ठीक है। फैल्स ब्रेकआउट भी बोलते हैं, या इसको आप मतलब सारे रूल जब हम पढ़ेंगे। ईवीआर भी, ईवीआर टाइप भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं आप इसको, कुछ भी कह सकते हैं, जो सही बस समझ आए ना, जो चीज़ें काम कर रही हैं उनको नाम जो मर्जी दे लो, बस वो काम करती होनी चाहिए। सही अच्छा, होगा, सही। नेक्स्ट हम आते हैं वापस यहाँ पे, ये जो हमारे पास था मार्केट स्ट्रक्चर जो हम पढ़े थे। अच्छा, एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होती है, हमने यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन लगाई थी ना कि सीधा सीधा बुलिश है, सीधा सीधा बेरिश है, बट एक्चुअल जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से कुछ होती है जिसमें बहुत सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, इंटरनल मार्केट ने स्विंग पॉइंट्स बनाए होते हैं। बट एक्चुअल में आपके पास जब मार्केट इस जगह पे खड़ी है ना, इस जगह पे कहीं पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से नीचे गिरी है, इधर कहीं पे खड़ी है, आप इधर से कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन आपने अगर लेना भी है, आपका शौक है, तो फिर आप देखेंगे कि पीछे से ये मार्केट ऐसे नीचे गिरती हुई आ रही है, या फिर ये मार्केट ऊपर आती हुई है, इधर से ट्रेंड इसका बुलिश है, ये आपने देखना। फिर इधर से अगर कोई एक्शन लेना भी है तो आपने इस वेव को देखते हुए बुलिश का एक्शन लेना है ज़्यादा प्रेफरेबली, और वो भी किसी सपोर्ट के एरिया पे आने के बाद, जो मार्केट ने इंटरनली यहाँ पे बनाई होगी, उधर से छोटे से स्टॉप लॉस को दे के वहाँ से रिस्क लेना होगा। लेकिन ये आपको जस्ट एक मैं बता रहा हूँ कि अगर दिल नहीं मानता कि भाई करनी है ट्रेड, बट जो एक्चुअल में हमारा रूल कहता है वो क्या कहता है कि आपने इस स्विंग पॉइंट के अंदर, जब मार्केट इन दोनों स्विंग्स के अंदर ट्रेड कर रही है ना, तो आपने इधर से कुछ भी एक्शन नहीं लेना। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर व्हाट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ इफ दिस ट्रेंड इज बुलिश। अगर ये ट्रेंड बुलिश है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस कर रही है, तो रिट्रेस करने के बाद किसी सपोर्ट के लेवल पे कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाए, यानी कोई मॉर्निंग स्टार वगैरह का साइन दे या मोमेंटम शिफ्ट करे। यानी मोमेंटम शिफ्ट से मुराद ये कि इंटरनली ये नीचे गिर रही थी, ऐसे नीचे गिर रही थी, अब ये नीचे गिरी, इस दफ़ा इसने ऊपर उठ के अपने इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक किया, ऊपर को क्लोज कर दिया, यानी मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, इंटरनल मोमेंटम शिफ्ट या इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको कहते हैं वो कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आती है, तो यहाँ से आपको ये रिवर्स होती हुई मिलेगी, और इस डिमांड के एरिया से, क्योंकि यहाँ से ही ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ना, इस स्विंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो फिर इधर से आप इसको बाय करेंगे। और ये अगर पैटर्न देखें ओवरऑल, इतना पैटर्न, तो ये कौन सा पैटर्न बना है जो हमने पहले दिन पढ़ा था, इस तरह से ये हमारे पास बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बाय का पैटर्न होता है, जो मल्टीपल टाइम हमारे काम आएगा। चीज़ें इस तरह से मार्केट में काम करती हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो इतने ज़्यादा यहाँ पे हाईज लोज बने हुए हैं, इनके ऊपर कोई रिएक्शन आपने नहीं देना होता, आप अपने बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ही ट्रेड करेंगे। इन लेवल्स के ऊपर जाके काम करने का मकसद कोई नहीं है, बट आपको पता होगा, जो मेथड आपने पढ़ लेना है उससे आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होना है या क्या हो सकता है, आपने एक्शन कब लेना है कब नहीं लेना है, ये आपको सब पता होगा। बट आपका जो काम है वो ये है कि इधर या तो इधर से जब मार्केट रेंज कर रही है नीचे को ब्रेक कर दे, इस स्विंग के पॉइंट के नीचे आके क्लोज दे दे, फिर दोबारा ऊपर आएगी तो यहाँ से सेल कर लूंगा। या फिर दूसरी सूरत क्या हो सकती है, दो ही सूरतें हैं, सेल या बाय। इधर से अगर ये जाके जब आप ऊपर ब्रेक कर देती है तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ से बाय कर लेंगे, इधर से बाय उठा लेंगे और दोबारा अप साइड पे। तो ये आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और यही आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी भी। इसी तरह आपके पास बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर भी बात है, जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर भी बना रही होती है तो इस सूरत में भी आपने अपने स्विंग पॉइंट के ब्रेक होने का वेट करना होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास ये स्विंग पॉइंट है, ये नीचे को ब्रेक हुआ, मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, और अपने इस सप्लाई के एरिया के यहाँ पे, अब ये तो जस्ट एक लाइन नज़र आ रही है ना। अब जैसे हमने ये लाइव चार्ट पे देखा था, एक हमने अभी सप्लाई का एरिया निकाला था, वो जब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहे थे, एक M15 में शायद M15 में वो ग्रीन कैंडल थी, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल कोई निकाली थी शायद, अभी पता नहीं किधर गई है वो। इधर ना हम इस एरिया पर मार्क करें ना, ऐसे मार्क कर लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी M5 में लेके चलते हैं ताकि हम यहाँ पे वो साइन देख सकें। मतलूबा ये देखें, अब ये पूरी रेड कैंडल है, इसके अंदर कहीं पे कोई साइन है। इसी तरह यहाँ पे है, हम जो ये देख रहे हैं, ये पूरी एक ब्लैक कलर की जो है ना वेव नीचे लाइन आ रही है, इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे जाके सेल करना है, बट मे बी कि यहाँ पे वो उसी तरह की ग्रीन कैंडल हो जैसे हमने यहाँ पे अभी अभी देखी है। ये ग्रीन कैंडल, इस एरिया को आपने लेना है। ये गिरती हुई मार्केट के अंदर, यानी सेल की तमाम कैंडल्स के दरमियान एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो वहाँ पे समझ लेना है आपने कि ये एक्चुअल में सप्लाई की कैंडल है। ठीक है, वापस आते हैं। अब अगर ये मार्केट रिट्रेस करते हुए ऊपर जा रही थी और दोबारा फिर इस लेवल से नीचे गिरी है, तो इधर वो ग्रीन कैंडल हो सकती है। फिर उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर या फिर उस लेवल के अंदर जाके, उस जोन के अंदर जाके, यहाँ पे ये वेव के अंदर जो साइन इधर बनेगा, इवनिंग स्टार वगैरह जो भी बनेगा, उसके ऊपर स्टॉप लॉस देके फिर आप इस तरह नीचे सेल करते हैं। तो ये सिंपल, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
कि आपने मार्केट को अपने स्विंग पॉइंट्स को ब्रेक करने देना और अपने स्विंग पॉइंट्स के ब्रेक होने के बाद आपको जब पता चल जाए कि मार्केट बेरिश है, यानी लास्ट टाइम इसने बेरिश मूव लगाई है, बेरिश हुआ, रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाती है, तो आप यहाँ से सेल करें। आप फिर इसको ऊपर हाई से बाय नहीं करेंगे, हाई से हमेशा आप इसको टॉप से साइन मिले तो सेल करेंगे, बॉटम से हमेशा साइन मिलने पर बाय करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक लाइव चार्ट की एग्जांपल है जिसके अंदर हमें मल्टीपल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद कुछ साइंस दिखाए गए हैं। इसमें क्या हमारे पास नजर आता है, इसमें हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जी, मार्केट के पास ये एक रेंज थी, यहाँ पे अप साइड में मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर को, दोबारा नीचे रिट्रेसमेंट दी, दोबारा अप साइड पे जाती है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, नीचे गिर के ये मार्केट ने अपना जो है ना स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से ये जो है ना एक ओवरऑल ट्रेंड हम मान के चलते हैं कि बेरिश था, इसको इस तरह से हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इस तरह ये मार्केट बेरिश थी, यानी स्विंग पॉइंट इसका यहाँ पे ये वाला था, तो ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं गया, इस वजह से ये मार्केट बुलिश हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, स्टिल इसको बेरिश ही कंसिडर कर रहे हैं। और ये वाली जो इतनी काम हुआ है ये रेंज है, इसकी इंटरनल रेंज है, और जैसे ही मार्केट अपने इस स्विंग पॉइंट से नीचे आके क्लोज करती है, जो ये वाला स्विंग पॉइंट है इसके नीचे क्लोज करती है यहाँ पे, तो हम इसको मान लेंगे कि एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड हो चुका है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे दोबारा मार्केट रिट्रेस करती है और ये वाला जो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया हमारे पास एग्जैक्ट जो ये देखिए ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही होगी दरमियान में, इसी ग्रीन कैंडल से मार्केट दोबारा रिएक्शन देती है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो ये दरमियान में ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल से दोबारा लेवल से टेस्ट करके मार्केट जहाँ से हमने रिस्क लेना, ये वो पॉइंट्स हैं एक्चुअल में स्विंग पॉइंट या सप्लाई डिमांड के एरियाज, वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमने एक रिस्क लेना होता है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है और एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है। ये हमारे पास मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके काम करने का तरीका है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, नेक्स्ट आपको ये समझ आ गई होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह मार्केट इस तरह कर रही है। अब मोमेंटम शिफ्ट कहाँ से होगा इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट आपके पास ये स्विंग पॉइंट है, कैसे? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है और अपने प्रीवियस लो को इन्होंने ब्रेक किया, एक नया लोअर लो क्रिएट किया यहाँ पे, और ये हमारे पास एक हायर लो था। ठीक है, अब जिस वक्त मार्केट ने इधर लोअर लो क्रिएट करने के बाद ऊपर उठ के यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, यानी इस स्विंग पॉइंट से ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर दिया, तो हम इसको मान लेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है। बट द थिंग वन मोर इज आई एम सेइंग हियर इंटरेस्टेड, वो ये है जब मार्केट ने देखें डाउन साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो हम तो स्विंग पॉइंट से सेलिंग में इंटरेस्टेड थे ना, तो यहाँ पे आके मार्केट एक दफ़ा सेल भी हुई है। अगर आप सिर्फ स्विंग पॉइंट से रिस्क लेते हैं तो कभी आप नुकसान में नहीं जाएंगे, आपको कम से कम कुछ ना कुछ मार्केट दे के ही जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट स्विंग पॉइंट्स को आपने पहचानना और उन पर रिएक्शन लेना, ये आपकी असल में जिम्मेदारी होगी फिर। ठीक है जी, अब यहाँ से सेल करने वाला भी नुकसान में नहीं है, और इस मोमेंटम शिफ्ट के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्केट ने नहीं दी इस एरिया तक, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हमारे लेवल तक नहीं आई, नो इशू। अब मार्केट अपना जो है ट्रेंड वो कंटिन्यू किए हुए है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास नीचे आके मार्केट क्या करती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। इधर मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास इस लेवल के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पे काफ़ी सारी कंसोलिडेशन की है। अब इसको हम एक अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लें, यहाँ पे इधर हम इसको मान लेते हैं कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास। मार्केट नीचे आती है, रिट्रेस करती है अपने इस ब्रेकर ब्लॉक का, इस रेजिस्टेंस का, जहाँ से पहले ये नीचे गिरी थी, इधर से इधर कंसोलिडेट कर रही थी, उसी लेवल का टेस्ट करती है और ऊपर। क्योंकि जब एक ट्रेंड नया नया शिफ्ट होता है ना, वो जनाब फिर एग्जैक्ट अपने ब्रेकर ब्लॉक, यानी ये पहले एक आपके पास बेरिश ट्रेंड था, यहाँ पे आके ये शिफ्ट हुआ टू दी अपसाइड। अब ये ऐसे इसने एक्सपेंशन लगाई ऊपर, यहाँ से ही दोबारा, फिर जब ये थोड़ा सा डिग्री तक डेवलप हो जाता है, फिर थोड़ा सा डीप पुल बैक देगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर ये अपने एक्सट्रीम पीओआई तक आना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके डबल टॉप लगा के फिर इस तरह से ये इस तरह रिवर्स होना शुरू हो जाता है। इस तरह मार्केट ऑलवेज काम करती है, नॉर्मल जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं ना वो इसी तरह चलते होते हैं। ठीक है जी, होप सो कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, वी हैव जस्ट 5 मिनट्स मोर एंड आई थिंक सो कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा चीज़ें करने से कम्प्लेक्स हो जाएंगी, कल पढ़ लेंगे बाकी। अच्छा, हमने पेज नंबर 3 तक अभी पढ़ा है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक पूछना चाहें? जी सर, एक सवाल है मेरा। जी जी सर, मैंने
मार्केट स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसलिए मैं करने लगा हूँ कि जो मार्केट का हमने हमने हमेशा मार्केट को यानी कि मार्क करना है कि इसका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। यार कोई ज़रूरत नहीं है मार्क करने की, आपने देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, जस्ट बिल्कुल ऐसे देखा कि मार्केट ऐसे ऊपर गई हुई है ना, यहाँ पे खड़ी है, इधर ट्रेड कर रही है और इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास पैटर्न बना हुआ है। आपने ना ये वाला एरिया मार्क कर लेना है और ये वाला एरिया यहाँ से डिमांड मार्क कर लेनी है। सप्लाई डिमांड ही है वो, मैं आपको कल वाला हमारा टॉपिक है सप्लाई डिमांड ही है, ये जो रह गया ये कंप्लीट कर लेंगे और सप्लाई डिमांड जितना पड़ा गया वो। अब इधर से मार्केट आप सोच रहे हैं कि नीचे आए या इधर से नीचे आए या यहाँ तक, या फिर एक और काम ये कर सकती है वो ये होगा कि यहाँ से ना ये थोड़ा सा नीचे आएगी, अगर यहाँ तक आ जाती है वेल एंड गुड, अगर ये इधर से दोबारा ऊपर चली जाती है तो फिर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, दोबारा रिट्रेस करेगी ना इस एरिया तक, आप यहाँ से भी दोबारा, क्योंकि इसने एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया ना, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब ये बुलिश है बेरिश है आपको इससे पता है नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता, आपने कम से कम ना M30 या H1 या H4 के चार्ट को देख के ट्रेड करनी है और उसके अंदर आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देख लेना है कि भाई पता है मार्केट यहाँ पे खड़ी है और ये स्विंग पॉइंट ब्रेक करके आई हुई है, आप वेट करें कि यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक मिल जाए ना तो इधर से बेस्ट ट्रेड मिल जाएगी, इधर आए इधर से आप, क्योंकि ये ना एरिया हमेशा छोटा सा होता है, ये छोटा जोन होता है, इधर वाला जो अंडरफ्लो वाला एरिया होता है ये बड़ा एरिया होता है, तो आपने इस एरिया से एक्सट्रीम पीओआई से रिस्क लेना है और यहाँ से आपको अच्छा मूव मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ट आपने क्या देखने का? M30 से बड़ा बड़ा आपने चार्ट देखना है, H1 का देख लें, H4 का देख लें, M30 यानी 30 मिनट से बड़ा चार्ट आपने देखना है। अच्छा सर भाई एक सवाल था जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेंड ये बता दीजिएगा पहली चीज। दूसरी चीज ये बता दीजिएगा सर भाई कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जी ये कितनी कैंडल्स के बाद हमें कंफर्म होता है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरी बात ये थी कि अगर कोई कैंडल विक लगा के वापसी अंदर आ जाती है तो क्या उसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, विक को भी, या कैंडल का क्लोज होना जरूरी होता है? आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, आपका क्वेश्चन है पहला ट्रेंड और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ट्रेंड एक बेसिकली मार्केट की वो सिंपल या एक जनरल डायरेक्शन होती है जिस जाने वो मूव कर रही है, ऐसे ये आपका बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट नीचे आती है, ये ब्रेकर ब्लॉक आप इसको नाम देंगे, इसको एक्सट्रीम पीओआई का नाम देंगे, इधर से आप स्विंग पॉइंट है, इधर से आप रिस्क लेंगे। ट्रेंड जस्ट वो एक जनरल डायरेक्शन है, स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आपने सप्लाई कहाँ पे देखनी है, डिमांड कहाँ पे देखनी है, आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है। स्ट्रक्चर फिर आपको ये सारी चीज़ें बताता है कि सप्लाई डिमांड कहाँ पे पड़ी हुई है। ट्रेंड जस्ट उसकी एक जनरल डायरेक्शन है। ट्रेंड तो बुलिश है ना, ट्रेंड के हिसाब से तो फिर आप कहीं से भी बाय करके छोड़ दें, आप कहीं से भी सेल करके छोड़ दें। स्ट्रक्चर आपको बताता है कि कहाँ से बाय करनी है, कौन से एरिया से, कौन से लेवल से। सेकंड आपका क्वेश्चन था कितनी कैंडल का क्लोज होना चाहिए। तो देखें आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम M5 के अंदर जो है ना, एक स्ट्रक्चर को अगर हम कहें कि वो ब्रेक हुआ है तो 2 कैंडल क्लोज होना उस लेवल से ऊपर, जैसे ये यहाँ पे एक कैंडल ये क्लोज हुई हुई है और सेकंड कैंडल ये क्लोज हुई हुई है, इस तरह 2 कैंडल्स का कम से कम स्विंग पॉइंट से ऊपर क्लोज होना लाजमी है। अगर एक कैंडल जाती है विक लगा देती है, दूसरी फौरन नीचे आ जाती है, क्लोज ऊपर कोई भी नहीं हुई, तो वो एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। और जो आपने बात की थी कि विक लग जाती है, तो विक वाला कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है ना वो वैलिड नहीं होता, वो जस्ट लिक्विडिटी स्वीप ही कहलाता है। ठीक है जी। तो यही आपसे ये पूछना था कि मार्केट हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगी या ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्स होगी। हमें इस चीज का मुझे मार्केट का कैसे पता चलेगा। ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट साइन मिलेंगे, उधर मैं आपको बताता हूँ ना, यही चीजें आपने पढ़नी है। आपको उधर साइन मिल जाएंगे ना, उधर मोमेंटम मार्केट दिखाएगी आके, उधर से कोई अग्रेसिव अगर सेल की कैंडल बन रही थी तो उधर आगे कोई बाय की कैंडल आपको दिखाएगी, वो आपको आगे जाकर चीजें जब वॉल्यूम वगैरह पढ़ेंगे ना आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं सर भाई सर भाई मैं पूछा था यहाँ पर जो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसके अंदर मार्केट ने दोबारा हमारे लेवल पे रिट्रेस नहीं किया तो ये ट्रेड तो मिस हो जाएगी ना हमसे। तो मिस हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हम तो ट्रेड ही मिस हुई है ना, कोई जरूरी तो नहीं कि हर दफा मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे, यही चीज तो हमने सोची। बस ये लेकिन कंफर्मेशन के बगैर हम नहीं करेंगे, मतलब ट्रेड चाहे मिस हो जाए ना वो। हमारी तरफ से देखें एक चीज आपने अपने ज़हन में उठा लेनी है, सब लोग ये सुन लें, इधर खड़ी है मार्केट,
आपकी स्ट्रैटेजी आपके मेथड के मुताबिक आपको ट्रेड नहीं मिल रही तो इधर से चाहे ये इधर चली जाए 3000 रुपये पे ऊपर चली जाए या इधर खड़ी है और इधर से सीधी नीचे गिर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इतना ज़्यादा मूव आ गया मुझे पता नहीं चला, मैं ट्रेड ले लेता तो ये होता वो होता, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। मेथड के मुताबिक मिलेगी ठीक है ले लेंगे, नहीं तो भाई क्योंकि हमारे उस मेथड में इंटरेस्ट है। एक बंदा जिससे आप हमेशा चीज़ें खरीदते हो, बाय सेल करते हो, वो बंदा आपको कुछ कहेगा, उसके कहने पे आपने कोई काम किया, आपको नुकसान हो भी गया तो आप नेक्स्ट उसी बंदे को पकड़ेंगे कि हाँ भाई तूने करवाया था तो अब मुझे नुकसान हो गया, तो अब वो आपको वही बंदा सेम उसका भी अल्टरनेटिव बता देगा। तो इसका फायदा ये है कि जब आप स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे होते हैं, एक दफ़ा नुकसान हो भी जाए तो नेक्स्ट टाइम वही स्ट्रैटेजी आपको फायदा भी दे देती है। जी आगे असद भाई मुझे मेनली यही है कि हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। असद भाई यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कोई इंडिकेटर है, कोई वैलिड सा? यार इंडिकेटरों पे ना जाएं, मैं खुद भी कभी यूज़ नहीं करता। इंडिकेटर जो है ना वो आपको बाज़ दफ़ा वो मतलब चीज़ें तो सही बता देंगे, लेकिन इंडिकेटर पे मार्केट चलती को नहीं है। आप खुद जो अपनी आंख से देख के अंदाज़ा लगा लेंगे ना, वो इंडिकेटर ने नहीं बता देना। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ एक इंडिकेटर के मुताबिक। यहाँ पे ये जो है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है सेल का। अब इधर मार्केट क्या करके आई है, इधर से नीचे गिरी है दोबारा, इधर हाई ऐसे ऐसे की कैंडल बनाई हुई है इसने ऐसे, और इतनी लंबी विक के नीचे, इधर भी इसने जनाब ऐसे की कैंडल बनाई थी और इतनी लंबी विक थी, इधर से अब जा रही है ये, हमें पता है, हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है ना इतनी ज़्यादा बाइंग हो रही है, और इधर भी जाके इतनी बड़ी विक लगी है और कैंडल ऐसे क्लोज हुई है। अब इंडिकेटर के मुताबिक ये जनाब सेल ही है, बट यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये कहेगा कि इसने ब्रेक कर देना है, तो इस वजह से इंडिकेटरों पर रिलाय नहीं करना। जी आगे किसी का सवाल है कोई? भाई एक जी असद भाई मेरा एक सवाल है। जी जी बोलें। आरिफ अहमद आपने पहले हैंड रेज किया हुआ था, बिलाल इजाज ने भी किया हुआ, मोहम्मद आसिफ जी। आप बिलाल इजाज आप बोलें क्या बात है? जी सर, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर बढ़ रहे होते हैं मार्केट में सेम टाइम फ्रेम पे, जी तो उस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, मतलब जो स्विंग्स के अंदर बढ़ रहे होते हैं? नहीं, आपने जब 30 मिनट का चार्ट देखना ना, तो फिर 30 मिनट के स्विंग पॉइंट पे ही पहुंच के आप ट्रेड करेंगे ना। इधर उधर इंटरनल में तो फिर जो मर्जी होता रहे, आपने कुछ भी नहीं करना। ये देखे ना। जी सर, वही पूछ रहा हूँ, जो स्विंग पॉइंट होता है ना 30 मिनट के, जी जी उसके अंदर ही 30 मिनट के ना हाई लोज बढ़ रहे होते हैं, तो मैं उसका पूछना चाह रहा था आपसे कि उस पे भी ट्रेड ले सकते हैं? ये आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। ये 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे स्विंग पॉइंट है, एक यहाँ पे है। अब 30 मिनट के अंदर यहाँ पे ऐसे स्विंग पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये आपको इंड्यूसमेंट करने के लिए, लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है ना। तो इधर से तो कुछ करना ही नहीं है, इधर से ट्रेड होगी, या फिर अगर ये नीचे को क्लोज हो जाता है ब्रेक करके, तो फिर इधर से ट्रेड होगी बस। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? तो मेरे ख्याल इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिबोनाची के साथ। फिबोनाची एक अच्छा टूल है, उससे आप जी। टारगेट्स वगैरह निकाल सकते हैं, बट वहाँ से निकाल देता है, स्पॉट असिस्ट मिल जाती है। जी मिल जाती है, बट 130 को अल्टीमेटली बजाय। आपको उसकी जरूरत नहीं। आप वैसे ही आंखों से देख के चार्ट को, आप बिल्कुल नंगी हाँ चार्ट्स को बिल्कुल देख के ना, बिल्कुल। सिर्फ नहीं, कैंडल्स बाइक को का जो देख के सवाल आप था बता ना, उसके सकेंगे। मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं कि अगर ये छोटे छोटे जो माइनर बन रहे हैं ना स्पॉट, जी जी या फिबोनाची से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। जी आप कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वाइक ऑफ सीखने के बाद। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए कल आपको क्लास शुरू होते ही पूछ लीजिएगा, आपका टाइम दिया जाएगा। तो आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।